वसुंधरा, कुछ अनकही कहानियाँ, कुछ अनसुने किस्से के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपकी दोस्त भाग्यश्री आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ रेणुका जी की एक और कहानी को। आज जिस कहानी को मैं आप तक लेकर आई हूँ वो एक फरमाइशी कहानी है। इस कहानी की फरमाइश रेणुका जी तक भेजी थी नैनीताल में रहने वाले अमित जी ने। तो अमित जी की फरमाइश पर रेणुका जी द्वारा लिखित एक खूबसूरत सी कहानी आप सभी के लिए, जिसका नाम है अनुराग। ठीक है अनुराग, जब भी फ्री हो जाओ तब कॉल कर लेना। और सुनो, अपना ख्याल रखना। बाय। कहते हुए नम्रता ने फ़ोन रखा ही था कि उसकी रूममेट महक ने कहा, यार तू सच में बहुत बड़ी बेवकूफ़ है। बॉयफ्रेंड पर इतना विश्वास करना ठीक नहीं। वो पक्का तुझे चीट कर रहा है और तू है कि अंधा विश्वास किए जा रही है। उसकी हर बात मान जाती है बिना कोई सवाल किए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में इतनी छूट देना ठीक नहीं। बोल चुकी तू, रोज एक ही बात बोलकर थकती नहीं क्या? मैंने 1000 बार कहा है मेरा अनुराग ऐसा नहीं है। वो बहुत लॉयल है। वो कभी मुझे धोखा नहीं देगा। बेड बनाते हुए नम्रता ने थोड़ा गुस्से में कहा। नम्रता, जैसा नाम वैसा ही स्वभाव। कॉलेज की सारी लड़कियां नम्रता की अत्यधिक नम्रता से बड़ी हैरान रहती हैं, खासकर बात जब अनुराग की हो। कल ही की बात है, शिवानी फोन पर अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा कर रही थी। तभी नम्रता ने उसके बॉयफ्रेंड का पक्ष लेते हुए सैकड़ों दलीलें दे डाली। बॉयफ्रेंड पर इतना शक मत किया करो शिवानी। हो सकता है वो इस समय बहुत ज़्यादा बिजी हो या काम का प्रेशर कुछ ज़्यादा हो। उसे समझने की कोशिश करो। नम्रता की बात सुनते ही शिवानी ने कहा, तू गलत युग में पैदा हो गई बहन। आज के ज़माने में कोई दूध का धुला नहीं होता। तू अपना ज्ञान अपने पास रख। इतना कहते ही शिवानी पैर पटकती हुई वहां से चली गई। बाकी लड़कियां जो ये सब कुछ देख और सुन रही थी, नम्रता पर हंसने लगी। नम्रता जब अनुराग से फोन पर बातें करती है तो उसकी सभी सहेलियां उसके भाग्य से जलने लगती हैं। कितना प्यार है दोनों में। अनुराग दिन में कितनी दफा नम्रता से फोन पर बात करता है। कितनी प्यार भरी बातें होती हैं दोनों के बीच। अनुराग को नम्रता की हर छोटी बड़ी बात की चिंता रहती है। घंटों बातें किया करते हैं फोन पर दोनों। लेकिन नम्रता की एक बात सबको बड़ी अजीब लगती है। नम्रता कभी अनुराग पर शक ही नहीं करती, ना ही उससे कोई सवाल पूछती है, चाहे बात किसी लड़की की हो या कभी कभी होने वाली अनुराग की ज़रूरत से ज़्यादा व्यस्तता की। अनुराग और नम्रता की पहली मुलाकात हुई थी नैनी झील के किनारे। हल्के आसमानी रंग के सूट और सतरंगी दुपट्टे में झील के किनारे खड़ी उस लड़की पर न जाने क्यों अनुराग की नजरें जा टिकी। मध्यम हवा की झोंकों के साथ उसके बालों की एक लट बार बार उसके चेहरे पर जाती और वह हल्के से उसे कान के पीछे धकेल देती। उस लड़की का चेहरा देखने की उत्सुकता में अनुराग जैसे ही आगे गया, उसकी नजरें लड़की की नजरों से जा टकराई। एक पल को अनुराग समझ ही नहीं पाया कि नैनी झील ज्यादा गहरी है या फिर वो बड़ी बड़ी आंखें। उसके सांवले से चेहरे में गजब का आकर्षण था, जिससे बच पाना अनुराग के लिए असंभव सा हो गया। हवा के झोंकों से उड़ता उसका दुपट्टा झील के किनारे धनक के उतर जाने जैसा था। अनुराग देखता रहा और नम्रता वहां से चली गई। सारी रात अनुराग उसी के बारे में सोचता रहा। सुबह ऑफिस पहुंच गया, लेकिन सारा दिन अनुराग को बड़ा बोझिल सा लगा। जैसे ही शाम हुई अनुराग फिर
जा पहुंचा झील के किनारे, इस उम्मीद में कि आज वो लड़की फिर उसे मिल जाए। और ऐसा ही हुआ। नम्रता पहले से वहां मौजूद थी और शायद अनुराग का ही इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे दोनों घुलने मिलने लगे और बात घर तक पहुंची। ये तय हुआ कि नम्रता की पढ़ाई पूरी होने पर दोनों की सगाई कर दी जाएगी। अब तो यह रोज का सिलसिला हो चुका था। दोनों नैनी झील के किनारे घंटों बैठे रहते, साथ खूबसूरत पहाड़ियों के बीच कभी सप्तपदी के सपने बुनते तो कभी आने वाले सुंदर सुखद भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहते। आज अनुराग और नम्रता के रिश्ते को 2 साल पूरे हो गए थे। आज ही के दिन दोनों पहली बार मिले थे। पिछले 8 महीनों से नम्रता दिल्ली में है। इस बीच ना तो कभी अनुराग उससे मिलने आया, ना ही कभी नम्रता नैनीताल गई। कभी कभी घर वाले मिलने आ जाते हैं, पर पिछले 8 महीनों में किसी भी त्योहार पर उसे घर ले जाने का प्रयास नहीं किया। नम्रता की रूममेट और अन्य सहेलियों को ये बात काफ़ी अजीब लगती थी और यही कारण था कि उसकी सहेलियों को अनुराग की लॉयल्टी पर शक होने लगा था। क्या हुआ नम्रता? शाम होने को है, तो सुबह से सैकड़ों कॉल कर चुकी है। अनुराग ने एक भी कॉल का आंसर नहीं किया। आज तो तुम दोनों का स्पेशल डे है ना, फिर भी उसे याद भी नहीं है। इतने दिनों में आज तक अनुराग कभी सामने से कॉल नहीं करता, हमेशा तू ही उसे कॉल करती है। क्या तुझे ये सब कुछ अजीब नहीं लगता? आज तक मैंने कभी तुम दोनों को वीडियो कॉल पर बात करते नहीं देखा। इंसान कितना भी बिजी हो, घर आकर व्हाट्सएप ज़रूर खोलता है, मगर मैंने कभी नहीं देखा कि उसने तुझे कोई मैसेज भेजा हो। महक कहती जा रही थी और नम्रता अनुराग का पसंदीदा गाना गुनगुनाते हुए चुपचाप उसकी बातें सुनती जा रही थी। मैं तुझसे बात कर रही हूँ नम्रता, महक ने खींचकर नम्रता का कंधा झकझोरते हुए कहा। हाँ, क्या कह रही थी तू? स्पेशल डे? चल, आज तुम सबको मेरी तरफ से ट्रीट। तू तैयार हो और बाकी सबको कॉल कर दे, किसी बढ़िया जगह चलेंगे। कहते हुए नम्रता ने कबर्ड से एक सुंदर सा सलवार कुर्ता निकाला। ओहो, आज मैडम सूट पहनने वाली हैं, महक ने चुटकी लेते हुए कहा। पिछले 8 महीनों से नम्रता की बातें सुन सुनकर महक अनुराग के बारे में सब कुछ जान चुकी थी। वह समझ गई थी कि आज नम्रता सलवार कमीज और उसके साथ बड़े बड़े झुमके पहनेगी, क्योंकि अनुराग को यही पसंद है। रात के 8 बजे नम्रता अपनी सहेलियों के संग रेस्टोरेंट की तरफ जाने को निकली। तभी रास्ते में 2 कारें आपस में टकरा गई। किसी को कोई चोट नहीं आई, लेकिन दोनों के झगड़ों में रोड में जाम लग गया था। कार चालक एक दूसरे को गालियां बक रहे थे और सभी सहेलियां झगड़े का मजा ले रही थी। इतने में महक की नज़र नम्रता पर पड़ी। वह बेहोश पड़ी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हंसती खेलती नम्रता को अचानक क्या हुआ। भैया, नम्रता बेहोश हो गई है, जल्दी हॉस्पिटल चलो, रिया ने हड़बड़ाते हुए कहा। जाम हटते ही नम्रता को हॉस्पिटल ले जाया गया। महक ने नम्रता के पापा को कॉल कर दिया। उसके माता पिता जब हॉस्पिटल पहुंचे तब तक नम्रता को होश नहीं आया था। नम्रता के पिता ने महक से पूछा, बेटा क्या बात हो गई, अचानक क्या हो गया? पता नहीं अंकल, शाम तक तो सब कुछ ठीक था। आज नम्रता बहुत खुश थी। आज के दिन वो और अनुराग पहली बार मिले थे। बस इसी खुशी में हमें ट्रीट देने वाली थी, मगर रास्ते में ही बेहोश हो गई। क्या? नम्रता के माता पिता ने एक स्वर में कहा। उनके चेहरे पर हैरानी उभर गई थी। यह सब क्या कह रही हो महक? कैसी खुशी? किस बात की ट्रीट? नम्रता की माँ ने रोते हुए कहा। सभी लड़कियां हैरान सी उनका मुंह देखने लगी। तभी डॉक्टर वहां आ पहुंचे। नम्रता की हालत देखकर लग रहा था कि वो किसी ट्रॉमा में है, मगर हम समझ नहीं पा रहे हैं अचानक इतना बड़ा शॉक कैसे लग गया उसे।
क्या 1-2 दिन में कोई ऐसी बात हुई जिससे नम्रता दुखी थी? डॉक्टर ने पूछा। तभी महक ने कहा, दुखी तो वो केवल तभी होती है जब अनुराग से उसकी बातें नहीं हो पाती। लेकिन तब भी वह अनुराग से झगड़ा नहीं करती, बस चुपचाप सो जाती है, चाहे समय सुबह का हो, दोपहर का या शाम का। नम्रता के माता पिता के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि महक क्या कहना चाह रही है। उनकी आंखें उदास तो थी ही, लेकिन असीम आश्चर्य उनकी नज़रों में दिखने लगा था। आज उन दोनों की फर्स्ट डेट एनिवर्सरी थी, लेकिन सुबह से अनुराग ने कोई फ़ोन नहीं किया, ना ही उसका फ़ोन उठा रहा था। फिर भी उदास होने की बजाय वो आज खुश थी, हमारे साथ सेलिब्रेट करना चाह रही थी, और तभी ये सब हो गया। महक के इतना कहते ही नम्रता के पिता अपना संतुलन खो बैठे और धम से बेंच पर जा बैठ गए। माता पिता की हैरानी देखकर डॉक्टर्स ने कहा, यदि आप हमें सब कुछ बताएंगे तभी हम नम्रता का इलाज कर सकेंगे। तभी नम्रता के पिता ने कहना शुरू किया, ये सच है कि आज ही के दिन वे दोनों पहली बार मिले थे। आज ही के दिन शुरू हुई थी एक कहानी, जिसके गवाह थे वो 7 पहाड़ और नैनी झील। कई महीनों तक हर रोज़ वे दोनों उसी जगह मिला करते थे, मगर फिर अनुराग का प्रमोशन हो गया और उसे दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र मिल गया। अब अनुराग पर काम का बोझ बढ़ गया था, साथ ही ऑफिस आने जाने में उसे देर भी बहुत लगती थी। प्रतिदिन झील के किनारे बैठने का क्रम अब टूट चुका था। केवल रविवार को ही यह संभव हो पाता था। अनुराग स्वयं तो कभी ऑफिस से कॉल नहीं करता था, उल्टा जब भी नम्रता उसे फ़ोन करती तो वो फ़ोन रिसीव नहीं करता या व्यस्तता बताकर फ़ोन रख दिया करता था। अनुराग की मनमोहक कद-काठी, गोरा रंग और भूरी आंखें, ये सब कुछ देखकर नम्रता के मन में हमेशा ये भय बना रहता था कि न जाने कितनी लड़कियां अनुराग के प्रति आकर्षित होंगी। अनुराग के हंसमुख स्वभाव के कारण वह घर परिवार से लेकर ऑफिस तक सबका चहेता था। जब से उसका ट्रांसफ़र दूसरी ब्रांच में हुआ था, तभी से नम्रता के मन में डर और बढ़ने लगा था। अब जबकि अनुराग उसे भरपूर समय नहीं दे पा रहा था, तो नम्रता का डर और पक्का होने लगा। वह बात बात पर अनुराग पर शक करने लगी। उसे लगने लगा था कि नई ऑफिस में ज़रूर कोई लड़की है जो उसके और अनुराग के बीच दूरियां बढ़ा रही है। दोनों की जो बातें थी वो झगड़े में बदलने लगी। बार बार उनके बीच झगड़ा होने लगा। अनुराग बहुत कोशिश करता था कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन शक का कोई इलाज नहीं है। नम्रता को खुश करने के लिए अनुराग ने आउटिंग का प्लान बनाया था। ऑफिस से छुट्टी लेकर वो नम्रता और कुछ दोस्तों के साथ शहर से दूर गया था, मगर वहाँ भी जैसे ही कोई लड़की अनुराग से बात करती, नम्रता के अंदर असुरक्षा का भाव जाग उठता। रात में जब सब अपने टेंट में जाकर सो गए, तो नम्रता को लगा कि कोई अनुराग के टेंट में है, कोई लड़की है। वह तुरंत वहाँ गई। अनुराग बार बार कहता रहा कि कोई नहीं है और तुम्हारा इस तरह टेंट में आना इस समय ठीक नहीं होगा, पर नम्रता नहीं मानी। अंदर जाकर देखा तो सच में वहाँ कोई लड़की नहीं थी, मगर अनुराग के जो दोस्त टेंट में सोए थे वे सब जाग चुके थे और अनुराग को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वहाँ से आने के बाद 1 हफ्ते तक अनुराग नम्रता से नाराज़ रहा। नम्रता ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, मगर अनुराग को लग रहा था कि अब पानी सर से गुजर चुका है। माता पिता के समझाने पर उसने नम्रता को एक और मौका देने का सोचा। अगले दिन उन दोनों के रिश्ते को 1 साल पूरा होने वाला था और अनुराग ने नम्रता को सरप्राइज देने का मन बनाया था। इधर नम्रता सोच रही थी कि अनुराग अब भी उससे नाराज़ है, लेकिन हम सब जानते थे कि अनुराग अब नाराज़ नहीं है और शाम को घर आने वाला है। किसी ने नम्रता को कुछ नहीं बताया। वह उदास अपने कमरे में बंद थी। तभी हम सब पार्टी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। घर आते वक्त रास्ते में अनुराग का एक्सीडेंट हो गया। घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। वह आज ही का दिन था। हाँ, आज ही का दिन।
आज ही दोनों मिले थे और आज ही बिछड़ गए। अनुराग की मृत्यु के बाद नम्रता हर शाम झील के किनारे जाकर बैठ जाती थी। लगातार एक ही बात कहती रहती थी, अनुराग मुझे माफ़ कर दो, मैं अब कभी तुम पर शक नहीं करूँगी। नैनीताल की हर जगह हर बात उसे अनुराग की याद दिलाती थी। हर शाम नैनी झील पर वह अनुराग का इंतज़ार करती थी। जब अनुराग को गए 4 महीने बीत गए, तब हमने उसे दिल्ली भेजने का फ़ैसला किया। हमें लगा कि जगह बदल जाने से शायद वह धीरे धीरे अनुराग को भूल जाएगी। नम्रता की पिता की बात सुनकर उसकी सहेलियों के पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। लेकिन अंकल, नम्रता तो हर रोज़ अनुराग से फ़ोन पर बात करती थी और दोनों घंटों घंटों तक आपस में बात किया करते थे। महक ने बड़े आश्चर्य से कहा। महक की बात सुनकर नम्रता का फ़ोन मंगवाया गया। उसके पिता ने देखा वाकई हर रोज़ अनुराग के नंबर पर कॉल किया गया है। जब उन्होंने वह नंबर डायल किया तो फ़ोन स्विच ऑफ था। अब डॉक्टर सब कुछ समझ चुके थे। असल में वह अनुराग नहीं, नम्रता की आत्मग्लानि थी। नम्रता ने अपने किए हुए को मिटाने के लिए अपनी कल्पना में एक अलग दुनिया बसा ली थी, जहाँ अनुराग जीवित था। यही कारण था कि वह अनुराग से कभी झगड़ा नहीं करती थी। उसका पछतावा ही संतोष का रूप लेकर उसके चेहरे पर उभर आता था, जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया था। आज कार एक्सीडेंट देखकर शायद उसका भ्रम टूट गया था, इसलिए वह बेहोश हो गई। अब उसे स्वीकारना होगा कि अनुराग उससे दूर जा चुका है, हमेशा हमेशा के लिए। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह कहानी अमित जी की फरमाइश पर लिखी गई थी। अमित जी की फरमाइश थी कि एक ऐसी कहानी लिखी जाए जिसमें नायिका अपने प्रेमी पर बहुत शक करती है और प्रेमी की मृत्यु के बाद उसके हाथ केवल पछतावा आता है। तो अमित जी की फरमाइश पर प्रस्तुत थी रेणुका जी द्वारा लिखित ये खूबसूरत सी कहानी अनुराग। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए और जुड़े रहिए वसुंधरा परिवार से। धन्यवाद।